कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा? बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है कि लिविंग बींग्स और हमारा रिलेशन, ठीक है, लिविंग बींग और हमारा रिलेशन के अंदर जो भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, जैसे कि एक जंगल में प्लांट की 1000 वेराइटी है, ठीक है, एक जंगल में प्लांट की 1000 वेराइटी है और एक जंगल में प्लांट की सिर्फ 10 वेराइटी है, यहाँ पे प्लांट की डाइवर्सिटी किधर ज्यादा है? जहाँ पर 1000 वेराइटी है, ठीक है। इस हिसाब से जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिले तो उसको बोलेंगे उसकी डाइवर्सिटी। और हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी के हिसाब से अलग टाइप के जोन डिसाइड किए गए, जैसे कि हमारे इंडिया में टोटल बायोडाइवर्सिटी को 4 जोन में डिवाइड किया है। उन 4 जोन में बोलते हैं ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन एंड सुंडालैंड, ठीक है। ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे। यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिला, हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है अभी, बट फ्यूचर में वहां पर कभी कुछ खतरा हो सकता है, तो उस खतरे से निपटने के लिए गवर्नमेंट को कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म संख्या काफी ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हॉट स्पॉट, ठीक है। आशा से आप ध्यान रखिएगा। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया था। अब वो उसने कहा था कि भाई पूरे लिविंग वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। पहला तो जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि मतलब कितनी वेराइटी है, कि एक आम की लगभग 1000 वेराइटी, 10,000 वेराइटी, 1,00,000 वेराइटी देखी गई है। आम की, बीट की 5,000 10,000 वेराइटी देखी गई है, ठीक है। और जितने फूड मटेरियल सबकी अलग अलग बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो वेराइटीज होती है, इस वेराइटीज को बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग, तो हमारे इंडिया में कितनी आम की वैरायटी है, कितनी बीट की वैरायटी है, कितना राइस की वैरायटी है। तो एक ही जगह पर एक ही रीजन में अलग अलग टाइप की किस्में बोई जाती है, किस्में देखने मिलती है, उसको बोलते हैं बायोजेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें डाइवर्सिटी की बात करते हैं, मैंने बोला भाई वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट मतलब ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात से लेके नीचे तक गोवा तक का जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है। और इधर ईस्टर्न घाट मतलब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन पूरा। इन दोनों रीजन्स में काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है प्लांट और एनिमल्स की, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। मतलब एक ही एनिमल के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। मतलब एक हाथी इधर वेस्टर्न घाट पे उसके दांत सीधे हैं, और भाई ईस्टर्न घाट पे उसके दांत इसमें मुड़े होंगे, करली होंगे, ठीक। इस हिसाब से डाइवर्सिटी होती है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब होता है, आपने कोरल रीफ का नाम सुना होगा, पानी के अंदर जो रीफ है, कोरल रीफ, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये सभी जो फॉरेस्ट होते हैं, वेटलैंड होता है। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? जहाँ पर लगातार हमेशा वर्षा होती रहती है। मैंग्रोव क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जहाँ पर खारा और मीठा पानी दोनों आकर मिक्स हो जाते हैं और वहां पर प्लांट लगते हैं, सब मैंग्रोव प्लांट्स बोलते हैं। कोरल रीफ क्या होते हैं? मतलब कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने आउटर लेयर जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है उसको निकाल देते हैं एक ही जगह पर, खास जगह पर, और धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर इकट्ठी होती जाती है। वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होने के कारण एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को बोलते हैं कोरल रीफ। हिसाब से देखेंगे इस टाइप से अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब बायोडाइवर्सिटी के भाई हाउ मेनी स्पीशीज इन अर्थ, अब तो अलग अलग IUCN क्या होता है? IUCN एक संस्था है जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये संस्था का काम होता है कि अर्थ पर पाए जाने वाले जितने फ्लोरा एंड फोना, मतलब जितने प्लांट और एनिमल है, उनके अलग अलग वेराइटी को आइडेंटिफाइड करना और उसका पता लगाना, कौन सी वेराइटी अभी प्रॉपर है, कौन सी वेराइटी एक्सटिंक्ट हो गई है, कौन सी वेराइटी भविष्य में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और कौन सी वेराइटी अभी है प्रेजेंट में प्रॉपर। इन सब का पता लगाता है कौन? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब इस चार्ट को देखिएगा, चार्ट बता रहा है कि भाई इनवर्टिब्रेट मतलब जिसके अंदर वर्टिकल कॉलम नहीं पाई गई थी, उसके अंदर इंसेक्ट सबसे ज्यादा क्वांटिटी, मतलब अर्थ पर ये सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? इंसेक्ट पाए जाते हैं जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। उससे कम मोलस्का, फिर अदर एनिमल और क्रस्टेशिया वाले एनिमल, और बहुत कम क्वांटिटी में होता है। वर्टिब्रेट की बात, वर्टिब्रेट में जिसमें वर्टिकल कॉलम पाए जाते हैं, वर्टिकल कॉलम में से
50% होती है मछलियां जिनके अंदर वर्टिकल कॉलम पाई जाती है। मेमल्स थोड़े कम क्वांटिटी, बर्ड थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं मेमल्स से, रेप्टाइल और एम्फीबियंस ये थोड़े थोड़े कम क्वांटिटी में होते हैं। जैसे आपको याद रखना है। उसके बाद प्लांट के अंदर बात करते हैं। प्लांट के अंदर फंगी, फंगस और एंजियोस्पर्म, जो भी आज के प्लांट है वो, और फंगी मतलब पानी के अंदर जो नमी वाली जगह पर रहते हैं फंगी होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होती है। और एल्गी, लाइकेन, मासेस ये बहुत बहुत कम क्वांटिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं पूरी अर्थ पर लगभग 2.4 जो एरिया होता है उस पर लैंड है। ठीक है, 2.4 पर लैंड है। ये ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.8, जिसमें ग्लोबल स्पीसीज के मतलब अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जाती है वो 8.1% पाई जाती है। और इन स्पीसीज को 12 मेगा डाइवर्सिटी रीजन में पूरे विश्व को 12 मेगा मतलब पूरे विश्व को 12 अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है और बताया कि यहाँ पर इतनी इतनी डाइवर्सिटी, इतनी प्लांट की वैरायटीज, एनिमल की वैरायटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बोला है, एक टर्म दिया है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। लॉन्गिट्यूड मतलब अलग अलग टाइप के रीजन में अलग अलग टाइप की बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ में बीच वाला कहते हैं इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर के पास में क्या होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन काफी चलते रहता है ना। यहाँ पर कभी प्रॉपर ज्यादा धूप पड़ती है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है। तो इस कारण से यहाँ पर प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी और डाइवर्स होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इक्वेटर पर ही सबसे ज्यादा प्लांट और एनिमल की स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, तो इक्वेटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट और एनिमल की स्पीसीज और डाइवर्सिटी। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि 25-30 डिग्री नॉर्थ टू 20 मतलब ये ग्लोब है, इक्वेटर है, इसमें 23 डिग्री है नॉर्थ ऊपर वाला और 23 डिग्री साउथ। इसके बीच का जो रीजन होता है यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब मेन पॉइंट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बेटा बहुत सारे रीजन है। पहला तो ये कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब किसी भी एनिमल की ज्यादा इच्छा करना, मतलब कोई भी एनिमल से, देखिए एक हिरण है, हिरण से आपको उसका स्किन मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा एनिमल है जिसका फ्लेश मांस बहुत ज्यादा टेस्टी है तो उससे मांस खाने के लिए उसको बहुत ज्यादा शिकार किया जा रहा है। ऐसे कुछ एनिमल्स है जैसे की बात करते हैं IUCN के रेड डाटा बुक। IUCN जो बताया मैंने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एक बुक पब्लिश करती है, इसका नाम होता है रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में ऐसे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को रखा जाता है जो बहुत ही रेयर है, मतलब भविष्य में एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी या फिर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है तो उन्हें यहाँ पर रखा जाता है। तो इसके अंदर IUCN ने सबसे पहले ये कुछ स्पीसीज अलग अलग दी है प्लांट और एनिमल्स की। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप रहे हैं कि डोडो, डोडो है। ठीक है, क्वागा इन अफ्रीका, क्वागा अफ्रीका से, थैलेशिया मतलब ऑस्ट्रेलिया से, स्लेटर सीकाउ रसिया से, एंड 3 अपना लायंस की स्पीसीज बाली, जावा और कैस्पियन। इनके नाम आपको सबसे ज्यादा अच्छे से याद रखना है कि बाली, जावा, कैस्पियन की वैरायटी थी, लायन की वैरायटी, स्लेटर सीकाउ कहाँ थी, रसिया थी, और थैलेशिया ऑस्ट्रेलिया का था, क्वागा कहाँ था, अफ्रीका। ये सभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बेटा, क्योंकि ये रेड डाटा लिस्ट में रजिस्टर्ड है। इनको IUCN ने काफी रेड डाटा बुक में रेड वर्ड में रजिस्टर्ड किया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कॉजेस ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही। पहले हैबिटेट लॉस, मतलब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जंगल को धीरे धीरे खत्म करते जा रहा है, करते जा रहा है। इसे जंगल दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। और अभी रिसेंटली एक एग्जांपल है कि हम जो अमेजन रेन फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, लंग्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो लगभग पूरी अर्थ का
5 to 7% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता था। ठीक है, तो अभी क्या कुछ सालों से अमेजन रेन फॉरेस्ट का इतना ज्यादा काटा जा रहा है, इतना ज्यादा खत्म कर दिया जा रहा है कि बोला जाता है अर्थ के लंग्स में छेद हो गए, मतलब इतना ज्यादा वहां के पेड़ पौधे को काटा गया था। ठीक है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होता है उसको अर्थ लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है। और यदि अमेजन रेन फॉरेस्ट से कोई बहुत सारे फॉरेस्ट को यदि आप धीरे धीरे काट रहे हो तो वहां पर रहने वाले प्लांट और एनिमल्स की वैरायटी भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अर्बनाइजेशन और हैबिटेट लॉस का एक रीजन हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे पूरा इसको रीड करके वही दिया है। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमारी इच्छा है, हमारी नीड बढ़ती जा रही है। इस लीटर सीजन इन सब का यूज इनके फ्लेश और टेस्टी होने कारण इनका किया जा रहा था इनका यूज। ठीक है, तो लगभग 500 साल पहले ये खत्म होगा, इनका इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज्यादा ओवर यूज किया गया। कुछ मछलियों को भी ऐसे ही ओवर यूज करने के कारण खत्म कर दिया गया। एलियन स्पीशीज इन्वर्जन। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक लेक थी उसका नाम था लेक विक्टोरिया, उसके अंदर एक मछली रहती थी जिसका नाम था नील पर्च। ये मछली उस लेक विक्टोरिया में बहुत आराम से रहती थी और अपनी संख्या को बढ़ाती, पूरी लेक विक्टोरिया के अंदर नील पर्च रहती थी। पर क्या हुआ, उस समय कुछ लोगों ने कहा है कहीं से एक दूसरी मछली आ गई, उस मछली का नाम था स्लीचेडल फिश। उस मछली का नाम था अफ्रीकन लीड स्लीचेल्ड फिश। अब जैसे स्लीचेल्ड फिश आई, वो आई, आते से उन्होंने क्या किया, अपनी संख्या बढ़ाना चालू की, अपनी संख्या बढ़ाना चालू की, और चीचल्ड फिश ने नील पर्च सिल्क फिश का शिकार करना चालू हुआ। धीरे 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 ऐसा हुआ कि भाई नील पर्च फिश पूरी खत्म हो गई और चीचल्ड फिश ही वहां पे आने लगते, पूरे लेक में विक्टोरिया में चीचल्ड फिश देखने को मिली। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा किस चीज का, एलियन, मतलब कोई बाहर से कोई जाति आती है और लोकल स्पीशीज को खत्म कर देती है, इसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज इन्वर्जन। तीनों एग्जांपल याद रखना, नील पर्च एंड चिचल्ड फिश। ऐसे ये घास की वैरायटी का नाम भी है पार्थिनियम। पार्थिनियम जो था ये हमारे एक इंडिजन ब्रीड, मतलब विदेश से लाई गई एक खरपतवार है पार्थिनियम, जिसका नाम था लेंटेना। ठीक है, और दूसरी है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इसको वाटर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ये दोनों ही क्या किए थे कि हमारे विदेश से हमारे यहाँ पर इंपोर्ट किया गया था और किसी कारण किसी फूड मटेरियल के साथ मिक्स होकर आ गए। अब एक बार आने के बाद यहाँ की हमारी लोकल स्पीशीज को ये खत्म कर दे रही है और खुद अपने आप को स्प्रेड करती जा रही है, फैलाते जा रही है। ठीक है, अगला है बेटा को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मतलब होता है प्लांट और एनिमल असिस्टेड विद ऑब्लिगेट वे एंड बिकम द एग्जिस्ट, मतलब दो प्लांट और एनिमल एक साथ रह रहे थे, तो एक को खत्म कर दिया, दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक वो एग्जिस्टेंस की कंडीशन भी होता है। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन आया तो पॉल्यूशन ने अल्टीमेटली बिना प्लांट को मारे इनडायरेक्टली उसे मार दिया, खत्म कर दिया। अब हाउ टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी कैसे कंजर्व करेंगे? तो कंजर्व करने के लिए पहले हमें यह तो पता होना चाहिए कि हम बायोडायवर्सिटी कंजर्व क्यों करें। ठीक है, बेटा साइंटिस्ट का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से दिया कि प्लांट या एनिमल या बायोडायवर्सिटी से हमें दो चीजें मिलती हैं। इन दोनों चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है नैरो यूटिलिटी, दूसरा है ब्रॉड यूटिलिटी। नैरो यूटिलिटी मतलब होता है कि संकीर्ण आवश्यकता, मतलब हमारी छोटी आवश्यकता के लिए हम प्लांट से जो चीज लेते हैं उसको बोलते हैं नैरो यूटिलिटी। संकीर्ण आवश्यकता जैसे छाल, पत्ती, फल, फ्रूट, फूड मटेरियल, जो भी आप खाने के लिए यूज कर रहे हो प्लांट से, वो सभी, जो भी पहनने के लिए यूज कर रहे हो वो सभी प्लांट से यूज कर रहे हो, ये सभी नैरो यूटिलिटी, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट हमें दे रहा है सब। फिर सर ब्रॉड यूटिलिटी में क्या आएगा? ब्रॉड क्वांटिटी में आएगा कि प्लांट हमें क्या दे रहा है बेटा? ऑक्सीजन दे रहा है, इससे हम जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप की यूटिलिटी हमें प्लांट देता है, इसलिए हमें प्लांट को बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो बायोडायवर्सिटी कंजर्व क्यों करना चाहिए? क्योंकि दो टाइप की यूटिलिटी होती है, नैरो यूटिलिटी एंड ब्रॉड यूटिलिटी। अब बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए दो टाइप का सिस्टम चालू किया गया है। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, दूसरा है एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या होता है इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्या होता है इन सिटू कंजर्वेशन और क्या होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन? इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है बेटा कि प्लांट और एनिमल्स को उसके नेचुरल, मतलब एक जंगल है,
जंगल के अंदर बहुत सारे प्लांट है और बहुत सारे एनिमल है। अब हमको लग रहा है उस जंगल में वो प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर काफी खतरा है, तो उस खतरे से लड़ने के लिए उस पूरे जंगल को हम कंजर्व कर देते हैं और एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि भाई आज से ये इतना एरिया नेशनल पार्क होगा या आज से इतना एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। तो इसमें हमने क्या किया, जो एनिमल था और प्लांट थे उसको उसके उसी जगह पर क्या कर दिया, कंजर्व कर दिया, ताकि उसका शिकार ना हो सके, दूसरे एनिमल आ नहीं सके, दूसरे एनिमल या ह्यूमन बीइंग प्लांट को खत्म कर ना सके। जब नेचुरल एनवायरनमेंट में ये सब किया जाता है तो इसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है बेटा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हॉट स्पॉट, ठीक है, ये सभी जो एग्जांपल है किसके एग्जांपल है, इन सिटू कंजर्वेशन, मतलब इन लैंड कंजर्वेशन, मतलब जो जहां है वहीं पे उनको बचा लिया। जैसे कि हॉट स्पॉट बोला है इसमें वेस्टर्न घाट इन श्रीलंका, इंडो बर्मा रीजन, हिमालय रीजन, ठीक है, और एक और इसमें ऐड किया गया है, इसको बोलते हैं सुंडा लैंड, एक और ऐड किया है, इसका नाम था सुंडा लैंड, ठीक है। सुंडा लैंड उसके बाद बात करते सर, तो हमने पता है कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब के अंदर हम क्या कंजर्व करते हैं, एनिमल को कंजर्व करते हैं, तो किसका एग्जांपल है इन सिटू कंजर्वेशन। तो क्या हमारे लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करना इंपॉर्टेंट है? तो हाँ बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो जो फेमस नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको कहीं से नेट से निकालो, कहीं से निकालो, पर वहां से निकाल के आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हल्का हल्का आपको बताना चाहिए। देखिए आप मैं पूछ लूं डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी क्या है, तो कहाँ है, गोवा है, दिल्ली में, दिल्ली में, ठीक है, इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है भैया, एमपी के अंदर है। अभी तक हमारे कितने हैं, 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तक हमारे इंडिया में बन चुके हैं। सेक्रेट ग्रुप क्या होते हैं, सेक्रेट ग्रुप होते हैं खासी और जैंतय इन मेघालय, ऐसी पहाड़ियों पर कुछ रीजन को बता दिया गया है कि यहाँ प्लांट की बहुत सारी वेरायटी पाई, जड़ी बूटी और बहुत सारी वेरायटी पाई गई थी। इसको सेक्रेट ग्रुप मतलब पूजनीय फॉरेस्ट, पूजनीय जंगल, जहाँ पर अलग अलग वेरायटी की, अलग अलग किस्मों की क्रॉप पाई गई थी, ठीक है। अब अगला आता है भाई एक सिटू कंजर्वेशन। एक सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक सिटू कंजर्वेशन होता है कि भाई इसमें क्या, सुनो से ध्यान दें, इसमें क्या किया जाता है, ऐसे प्लांट और एनिमल जंगल में सुरक्षित नहीं है, इनको उठाकर किसी कृत्रिम जगह पर ले जाया जाता है जहां पर इनकी देखभाल की जा सके, इन्हें प्रॉपर रखा जा सके, उन्हें प्राकृतिक वातावरण दिया जा सके। जैसे कि जूलॉजिकल पार्क मतलब जू हो गया, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन, ये बॉटनिकल गार्डन हो गया, ठीक है। इन सब में क्या किया जाता है, हम किसी भी प्लांट या एनिमल की वैरायटी को निकाल के बाहर लाके हमने कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। दूसरा है क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, ये सब भी एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब होता है कि प्लांट की कुछ ऐसी वैरायटी जो भविष्य में खत्म होने वाली है या खत्म हो जाएगी, तो उसके सीड को -278 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखने के कारण ये सीड जो होता है ये हजारों सालों तक खराब नहीं होगा, ठीक है, इसको कंजर्व किया जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड प्रिजर्वेशन, टिश्यू प्रिजर्वेशन, ये सभी जो प्रिजर्वेशन की मेथड होती है एक सिटू कंजर्वेशन के अंदर आती है। जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ये सभी एक सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। अब कुछ लॉस केस की एक है हमारा बायोडाइवर्सिटी नो पॉल्यूशन बाउंड्री, मतलब बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व करने के लिए अर्थ सबमिट किया गया था जो रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था 1992 में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकने के लिए एक संस्था काम करती है जिन्होंने अर्थ सबमिट कराया था, मतलब पूरे विश्व की जो जो कंट्रीज थी उन कंट्री को आकर मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद एक सबमिट कराया था और बोला था कि भाई हम लोग बायोडाइवर्सिटी के लॉस को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, तो उसकी बात की थी। तो ये कब की थी, ये हमारे रियो डी जेनेरो नाम के शहर में हुआ था पहला समिट 1992 में। इस बारे आपको ध्यान रखना है। पहले तो क्वेश्चन आया था बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकने के लिए कौन सा समिट हुआ था, कौन समिट हुआ था, अर्थ समिट बोलते हैं। कब हुआ था, 1992 में, कहाँ पर, रियो डी जेनेरो में, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पर ये हमारा बेटा
ये वाला बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, दोनों ही चैप्टर यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। दोनों चैप्टर में काफी खास खास बातें मैंने आपको बताई है, दोनों काफी अच्छे से रीड करिएगा, तो फिर डाउट हो तो फिर हम डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ये भी कंप्लीट होता है, और बायो का ये चैप्टर आई थिंक ये लास्ट चैप्टर था हमारा, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक, फिर मिलते हैं।